आज के दौर में ये कहना कि मेरे पास इंग्लिश बोलने का माहौल नहीं है, आई थिंक ये ना एक एक्सक्यूज है। हाँ, आज से 10-15 साल पहले आप ऐसा कहते तो समझ में आता है। आज आपके पास है फोन, आप इजीली कोई भी पार्टनर ढूंढ सकते हैं अगर आपके आसपास ऐसा कोई पार्टनर नहीं है तो, जिसके लिए आप बहुत सारे एप्स का यूज कर सकते हैं। Hello everyone, my name is Arif Siddiqui and I am a Delhi-based English language trainer. I have been helping people to learn English for last 10 years and I have the students from all walks of life. I would rather say the learners from all walks of life. They are school goers, college goers, working professionals and housewives. Online and offline both, from India and abroad. Well, now I'm going to take some of the questions asked by Josh Talk viewers. So let's go ahead and take the first question. Can you please suggest the best ways for English learners like me to practice real life conversation when they don't have fluent partner to practice with, as हमारे पास इंग्लिश बोलने का माहौल नहीं है। आज के दौर में ये कहना कि मेरे पास इंग्लिश बोलने का माहौल नहीं है, आई थिंक ये ना एक एक्सक्यूज है। हाँ, आज से 10-15 साल पहले आप ऐसा कहते तो समझ में आता है। आज आपके पास है फोन एंड द फोन ब्रिंग्स वर्ल्ड टू यू। आप इजीली कोई भी पार्टनर ढूंढ सकते हैं अगर आपके आसपास ऐसा कोई पार्टनर नहीं है तो, जिसके लिए आप बहुत सारे एप्स का यूज कर सकते हैं, जहां आप लोगों के साथ रियल लाइफ इंटरेक्शन कर सकते हैं। आपके जैसे बहुत सारे लर्नर्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे एप्स है, जैसे जोश टॉक का भी ऐप है, इनका ऐप सब्सक्रिप्शन आप वो ले सकते हैं, वहां पे आप जितना चाहे उतना बात कर सकते हैं इंग्लिश में। उसके अलावा कुछ टेक्निक्स का आप यूज कर सकते हैं, जैसे आप इंग्लिश की वीडियोस देखते हैं, मूवीज देखते हैं, या फिर कोई भी रेलिवेंट कोई भी वीडियो देखते हैं जिसमें इंग्लिश के कंटेंट्स हैं, आप उनको सुनो और उनके साथ प्रैक्टिस करो। इन्हें इंग्लिश में कहते हैं इमिटेशन एंड शैडोइंग प्रैक्टिस। जो कैरेक्टर जिस वर्ड को बोल रहा है, पहले आप उस सेंटेंस को सुनो 1 या 2 बार जो भी है, उसके बाद फिर उसके साथ बोलो और उसी रिदम में बोलो, उसी एक्सप्रेशन के साथ बोलो जैसे वो बोल रहा है। क्योंकि हम ना रोबोट नहीं है। ऐसा होता है कि जब इंग्लिश बोलने की बारी आती है ना, तो लोग बहुत ज्यादा सावधान मुद्रा में खड़े हो जाते हैं और फिर बोलने की कोशिश करते हैं। नो, यू हैव टू बी एक्सप्रेसिव। अगर आप गुस्से में हैं तो आपके बॉडी से, आपके चेहरे के एक्सप्रेशन से लगना चाहिए कि आप गुस्से में हैं। इसके लिए आप मूवीज देख सकते हैं या कोई नॉर्मल जो वीडियो आपको समझ में आ रही है उसके साथ बोलने की प्रैक्टिस करेंगे। आप बहुत जल्दी इंप्रूव कर पाएंगे। फिर उसके बाद आप धीरे धीरे इसको अपने लाइफ स्टाइल में लेके आओ। आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहां आप खाना ऑर्डर करते हैं, टी कॉफी ऑर्डर करते हैं। प्रैक्टिस करें कि मुझे अगर कॉफी ऑर्डर करना है तो मैं कैसे बोलूंगा। 1-2 बार आप पहले प्रिपेयर करें और जाके बोले। ज्यादा से ज्यादा गलत होगा, वो कौन सा आपका रिश्तेदार है जो आप पे हंसेगा। आप 1 बार बोलेंगे, 2 बार बोलेंगे, कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, अगली बार फ्लुएंटली बोल पाएंगे। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। मैंने भी ऐसे ही किया था। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, व्हाट मेथड्स कैन पीपल यूज टू एनहांस देयर वोकैबुलरी इफेक्टिवली विदाउट फीलिंग बर्डन्ड बाय मेमोराइजेशन, एनी ट्रिक्स और फॉर्मूलाज। अगर हम वोकैबुलरीज की बात करें इंग्लिश में तो 1.5 मिलियन वर्ड्स है। यू कांट लर्न ऑल ऑफ देम, बट एटलीस्ट आपको इतने वोकैब्स आने चाहिए कि आप जिस फील्ड में काम कर रहे हैं आपका काम चल जाए। और खास तौर पे वो वर्ड्स तो आने चाहिए जो आपके काम में यूज होते हैं। अब इसे कैसे लर्न करें? ओके, तो मैं अगर बात करूं टिप्स एंड ट्रिक्स, तो ऐसा कुछ होता नहीं है, बट इसके कुछ मेथड्स है जो ऑथेंटिक है, मैं वो बताना चाहूंगा आपको। देखो, सबसे आसान तरीका जो है वोकैब सीखने का, वो है रीडिंग। क्योंकि कोई भी वर्ड, अब हम जैसे वर्ड ले लेते हैं, मैं एक एग्जांपल दूं आपको। लेट्स से द वर्ड, एक वर्ड है हेल। अब हम अक्सर इसको लर्न कर लेते हैं कि हेल, अब हेल के कई मतलब होते हैं। हेल का एक मतलब होता है ओले। ओले जानते हैं ना, बारिश के साथ जो बर्फ आता है, बेसिकली गोल गोल देखा होगा आपने, आपको सबको पता है, उसे भी हेल कहते हैं। लाइक मैं कहूं कि बाहर ओले पड़ रहे हैं तो सेंटेंस बनेगा इट्स हेलिंग आउटसाइड। इट्स हेलिंग आउटसाइड। हेल का एक मतलब होता है जय जयकार करना। आपने मूवी देखी है मिस्टर इंडिया? उसमें जब भी मुगेम्बो के चेले चपाटे जब उससे मिलते हैं तो वो क्या कहते हैं? हेल मुगेम्बो। बहुत सारे बच्चों को पता भी नहीं होता कि वो हेल मुगेम्बो कहते हैं या हे मुगेम्बो कहते हैं। इट बेसिकली हेल मुगेम्बो मींस मुगेम्बो की जय। ऐसे मैं बोलूं भारत माता की जय, सेंटेंस बनेगा हेल द मदरलैंड इंडिया। हेल द किंग, हेल द क्वीन, एक मतलब ये हो गया। हेल का एक मतलब होता है कि आप पीछे से कहां से हैं, आप कहां के नेटिव निवासी हैं। नेटिव यानी मूल निवासी कहां के, तो उसको बताने के लिए भी हेल का यूज किया जाता है। जैसे
आई लिव इन दिल्ली बट आई हेल फ्रॉम मेरठ। जो हम कहते हैं ना आई बिलोंग टू मेरठ, ग्रामेटिकली गलत है ये, इंडिया में कॉमन है, बाहर नहीं समझेगा कोई। तो इट्स कॉल्ड आई हेल फ्रॉम मेरठ। तो अगर आप एक हिंदी के हिसाब से इसको लर्न कर रहे हैं तो आप इसको लर्न नहीं कर पाएंगे। आपको उसको सेंटेंस में देखना पड़ेगा, ये सेंटेंस में कैसे यूज किया गया, और एक वर्ड को कई तरीके से यूज किया जाता है हर लैंग्वेज में। तो एक वर्ड के 4-5 यूजेस हो सकते हैं। तो जहां पे आप पढ़ रहे हैं अगर आपको समझ में नहीं आता, कई बार सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से भी आप वर्ड समझ लेते हैं, सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। जैसे मैं एक वर्ड पूछूं आपसे, लेट मी जस्ट क्लियर इट। इसकी मीनिंग बताइए, इसकी मीनिंग बताएं। तो व्हाट इज साइलो? ऐसे नहीं पता लगेगा आपको। लेट मी राइट सम सेंटेंस। अब मैं यहां पे ये वर्ड लिख दूं, अब आप ये सेंटेंस पढ़ो। इन विलेजेस फार्मर, और लेट्स से फार्मर्स स्टिल स्टोर देयर ग्रेन इन साइलो और साइलोज। कॉन्टेक्स्ट देखें, गांव में अभी भी जो फार्मर्स हैं वो अपने अनाज कहां रखते हैं? इस वर्ड को रिप्लेस करें, कंटेनर। दैट्स व्हाट इट मींस। गांव में आपने देखा मिट्टी के वो बनाए जाते हैं कंटेनर्स, उसको साइलोज कहते हैं। आजकल स्टील के भी बनाए जा रहे हैं। तो सेंटेंस में वर्ड कैसे यूज किया गया है उसके हिसाब से भी आपको मीनिंग आ जाएगी। दूसरा इसका ऑथेंटिक तरीका है रूट वर्ड्स। रूट वर्ड्स आपको बहुत हेल्प करते हैं वर्ड्स को सीखने के लिए। मतलब ये किस वर्ड से ओरिजिनेटेड है, किस वर्ड से ड्राइव किया गया है। एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। ये वर्ड है साइड। आप ये एक वर्ड सीख लोगे ना तो आपको बहुत सारे वर्ड आ जाएंगे ऑटोमेटिकली। साइड का बेसिकली मतलब होता है टू किल और टू डिस्ट्रॉय। लेट मी राइट सम सेंटेंसेस। सुसाइड, it's is it जेनोसाइड। जेन का मतलब भी रेस, पीपल से होता है, यानी बहुत सारे लोगों को एक साथ मार देना, किसी जाति धर्म या ग्रुप के लोगों को इकट्ठे मार देना, वो भी जेनोसाइड कहलाता है। पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड एक प्रकार का केमिकल होता है जो खेतों में यूज किया जाता है इंसेक्ट्स को मारने के लिए। इन सब में एक चीज कॉमन है, साइड। जब आपको यह पता होगा कि इसका मतलब मारना या डिस्ट्रॉय करना है, जब आप सेंटेंस पढ़ेंगे आपको इजीली मीनिंग समझ में आ जाएगा। मैं एक वर्ड लेता हूं, ब्यूटी। ये नाउन है, ब्यूटी का मतलब सुंदरता, सुंदर। अब इसी से और भी वर्ड्स बनते हैं, आप ग्रामेटिकल प्रोफाइल के हिसाब से उसे चेक कर सकते हैं। जैसे ये मैंने इजी आंसर एग्जांपल इसलिए लिया है ताकि आप सब लोग इजीली समझ पाए। ब्यूटीफुल। नेक्स्ट, ब्यूटीफाई, ब्यूटीफुली। मैंने एक वर्ड लिखा और उसके डेरिवेटिव्स बने ब्यूटीफुल एडजेक्टिव, ब्यूटीफाई वर्ब, ब्यूटीफुली एडवर्ब। आपने एक वर्ड सीखा, उससे 3 वर्ड्स और सीख गए। ये आसान तरीका है वर्ड्स को सीखने का। मतलब आप उसके ग्रामेटिकल प्रोफाइल देखें कि ग्रामेटिकल प्रोफाइल में वर्ड में क्या चेंजेस हो रही है, उनके आगे पीछे क्या वर्ड लगाए जा रहे हैं, उससे क्या मीनिंग में चेंजेस आ रही है। तो इस तरीके से आप चंक में वर्ड सीख पाओगे।
एक और एग्जांपल लेते हैं इजी वर्ड का, जैसे वर्ड होता है गो। सबको पता है गो मतलब जाना। अब मैं इसमें लगा दूं ईआर तो बनता है गोअर। एग्जाम्पल, ही इज ऑफिस गोअर, दैट मीन्स वह ऑफिस जाता है। जैसे होता है ना न्यू कमर, कहां से बनता है वो, कम से। तो इस प्रकार से भी वर्ड ड्राइव किए जाते हैं, वर्ड के आगे पीछे वर्ड लगा के भी, जिन्हें इंग्लिश में सफिक्स एंड प्रीफिक्स कहा जाता है। हिंदी में बोलते हैं इसको उपसर्ग एंड प्रत्यय। इस तरीके से आप अपने वोकैब्स को बहुत जल्दी इंप्रूव कर सकते हैं। और सबसे मेन है प्रैक्टिस। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, रीडिंग सबसे ज्यादा करें, उसके साथ साथ लिसनिंग भी। क्योंकि देखो, अगर आप एक टारगेट बनाते हो कि रोज के 5 वर्ड सीखने हैं, 10 वर्ड सीखने हैं, 10 दिन तक सीखोगे, तो जब आप पीछे देखोगे पिछले 5 दिन के वो सारे वर्ड आप भूल चुके होगे। तो फिर कैसे याद रखा जाए, उसके लिए आपको ज्यादा डेटा कंज्यूम करना है इंग्लिश का। आप कंटिन्यूअस रीडिंग करें। लेट्स से कि आपको ना क्राइम के ऊपर से रिलेटेड वर्ड्स को इंप्रूव करना है, तो आप क्राइम आर्टिकल पढ़े। आप 10-15 दिन पढ़े, आपको ज्यादातर वर्ड्स क्राइम के क्लियर हो जाएंगे। आपको पता लग जाएगा कि ऑटोप्सी किसे कहते हैं, एब्सकॉन्ड करना किसको कहते हैं, प्रोब किसे कहते हैं, इन्वेस्टिगेशन किसको कहते हैं। ये रिपीटेडली आपके आंखें को सामने आएगा और आप इजीली हम सीखते हैं मेमोराइज करके नहीं, बार बार उसको यूज करके। आप किसी का नाम कैसे याद रखते हैं, पहली बार जब आप लोगों से मिलते हैं तो 1-2 दिन में आपको नाम याद नहीं रहता, लेकिन आप जब कुछ समय बिताते हैं, बार बार उनका नाम आपके कानों में सुनाई देता है, फिर आपको वो नाम याद हो जाता है। सो दिस इज द मेथड, ऑथेंटिक वे टू इंप्रूव योर इंग्लिश। इसमें आपको बर्डन भी लगेगा और आपकी इंग्लिश भी इंप्रूव हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, prepositions are tricky for many learners. Okay, how can one master prepositions like in, on, at and by to sound more fluent in everyday conversations? अगर हम prepositions की बात करें, so it's like vocabularies. 80% of prepositions आपको as it is याद करने पड़ेंगे, क्योंकि ज्यादातर ये फिक्स्ड होते हैं। Yes, there are 20% prepositions जिसकी कुछ अंडरस्टैंडिंग है। अब जैसे बात की गई in, at, पहले हम इन 2 वर्ड को लेते हैं, क्योंकि ये एक जगह यूज नहीं होते। इन का मतलब मैं नहीं होता हमेशा, एट का मतलब पर नहीं होता। ये सेंटेंस में कैसे यूज हुआ है उसके हिसाब से यूज होगा। अब इसको डिवाइड कर सकते हैं ऐसे, जैसे आपको टाइम बताना है, इसमें हम ऑन भी ऐड कर सकते हैं। तो आप इन तीनों को कैसे यूज करेंगे? एट का यूज करते हैं हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। जैसे I come to my office at 9 o'clock. I come to my office at 9 o'clock. Point of time की बात कर रहा हूं। He goes to bed at 10 o'clock. Again, point of time की बात की गई है। अगर हम इन की बात करें तो इसका मतलब होता है विद इन गिवन टाइम। जैसे मुझे कहीं पे लंच पे बुलाया गया और बताया गया कि लंच ना 1 बजे से स्टार्ट होगा। अब मैं वहां पे करेक्ट 1 बजे नहीं पहुंचा। अगर मैं पहुंचता 1 बजे तो मैं वहां पे यूज करता आई वॉज ऑन टाइम। जो गिवन टाइम है, अगर आप उसी टाइम पे पहुंच जाते तो हम कहते हैं आई वॉज ऑन टाइम, ही वॉज ऑन टाइम। बट उस टाइम फ्रेम के अंदर में, जैसे लंच है 1 से 2 बजे के बीच में चलेगा, सब लोग टेबल पे बैठ गए थे, मैं तब तक पहुंचा नहीं था, और वो स्टार्ट करने वाले थे कि मैं इतने में वहां पहुंच गया, तो आई वॉज इन टाइम। कहते ना जस्ट इन टाइम। लिफ्ट बंद ही होने वाली थी, मैं जल्दी से घुस गया, सो आई वॉज जस्ट इन टाइम। पार्टीज में, जैसे पार्टी 8 बजे स्टार्ट होनी थी, आपको 8 बजे वहां पहुंचना था, यू हैव टू बी देयर ऑन टाइम, बट आप लेट हो गए, आप 9:30 बजे पहुंचे, बट यू वर स्टिल इन टाइम। सो गिवन टाइम फ्रेम के अंदर पहुंच जाना, दैट्स कॉल्ड इन। जो टाइम दिया गया उसी पे पहुंचना, उसके लिए आप ऑन यूज करेंगे। अगर आप पॉइंट को स्पेसिफिकली मेंशन कर रहे हैं तो वहां पे आप एट का यूज करेंगे। इसको दूसरे वे में देखते हैं। अब इन, एट एंड बाय, इनको प्लेस के लिए कैसे यूज किया जाता है? तो इन का यूज विद इन अ सर्कल। जैसे मान लो मैं इसकी बात करूं, इसका अगर मोटे मोटे तौर पे कुछ वर्ड आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। जब आप ये कहते हैं प्लेस के लिए कि आप किसी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, किसी सिटी में रहते हैं, किसी कंट्री में रहते हैं, आप आंख बंद करके वहां पे इन का यूज करेंगे। ठीक है। एट का यूज अगेन पॉइंट ऑफ प्लेस को दर्शाएगा। जैसे आप स्पेसिफिक एड्रेस दे रहे हैं, जैसे मैं एग्जांपल दूं, आई लिव एट
Sangam Vihar, this is the place I live in Delhi, in Wazirabad. So Sangam Vihar comes in Wazirabad. अगर मैं ये डिस्क्राइब करूं कि मैं दिल्ली में कहां रहता हूं, ये मेरे पे भी डिपेंड करता है कि मैं इन और एट को कैसे यूज करूं. अगर मैं उसको होल प्लेस दिखा रहा हूं तो मैं वहां पे इन लगाऊंगा, और उसमें कोई पॉइंट दिखा रहा हूं, जैसे ये होल प्लेस दिखा रहा हूं तो इन आएगा, और मैं वहां पे कहीं किसी पॉइंट की बात कर रहा हूं तो वहां पे एट का यूज करेंगे. मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं, आई लिव एट वजीराबाद इन दिल्ली. आई लिव इन चांदनी चौक भी हो सकता है, और मैं इसको स्पेसिफाइड करूं जैसे आई लिव एट पराठे वाली गली इन चांदनी चौक. तो ये इसकी स्पीकर के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इन और एट को कैसे लगाएंगे. लेकिन हाँ, जब आप डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, सिटीज, कंट्री की बात करेंगे वहां पे आंख बंद करके आप इन लगाएंगे. बाय का मतलब होता है नजदीक. जैसे आई एम बाय द सेंट्रल पार्क, नियर टू और क्लोज टू समथिंग, प्लेस के संदर्भ में. आई पार्क्ड माई कार बाय द रेस्टोरेंट, तो रेस्टोरेंट के आसपास होगा. अब इनको कई तरीके से इंग्लिश में यूज किया जाता है, इनके बहुत सारे वे होते हैं, मैंने आपको टाइम और प्लेस के संदर्भ में बताया. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ. अगला क्वेश्चन है, हाउ कैन लर्नर्स प्रिपेयर देयर इंग्लिश फॉर जॉब इंटरव्यूज? व्हाट आर सम स्पेसिफिक फ्रेजेस और टेक्निक्स टू इंश्योर they communicate confidently during an interview? Any template sentence? So when it comes to take an interview, English is just a medium to convey your experience, to talk about your work experience, about your job, exactly who you are. तो आपकी इंग्लिश अगर अच्छी है तो इंटरव्यू आपके लिए बिल्कुल खेल बन जाएगा, क्योंकि जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके ही पर्सपेक्टिव फील्ड से होंगे. बट कुछ कॉमन क्वेश्चंस होते हैं जिसकी प्रिपरेशन हमें पहले कर लेनी चाहिए, और कुछ चीजें जिनका ध्यान देना चाहिए हमें. एक तो लाइक यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर ड्रेसिंग सेंस, ओके, व्हेन यू गो फॉर एन इंटरव्यू. दैट डिपेंड्स ऑन इंटरव्यू टू इंटरव्यू. सेकंड थिंग, इंटरव्यू में आप ज्यादा से ज्यादा फॉर्मल वर्ड का यूज करें. अवॉइड सेइंग या, वाना, गोटा, गोचा. डोंट यूज दीज वर्ड्स, ओके. इट डज नॉट वर्क व्हेन यू फेस एन इंटरव्यू. यू हैव टू बी वेरी क्लियर. जब भी आप इंटरव्यू पे जाते हैं तो जिस कंपनी के लिए आप जा रहे हैं, आप उस कंपनी के बारे में पूरी डिटेल में पढ़ें, ओके. कुछ क्वेश्चंस भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं. देखो, प्रैक्टिस इज की टू एवरीथिंग. आप वहां पे फ्लुएंटली बोल पाएंगे. मैं रेटरिकली नहीं कह रहा, आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं. जैसे कि कॉमन क्वेश्चन में हो गया, व्हाई शुड वी हायर यू, आपने सुना होगा. इसके अलावा टेल मी अबाउट योर स्ट्रेंथ. इसके अलावा पूछ लेते हैं कि लाइक व्हाई डिड यू लीव योर लास्ट जॉब. अब इनको कैसे टैकल करना है, आप इनके आंसर्स गूगल से निकालेंगे, आपको मिल जाएगा. लेकिन मैं सजेस्ट करता हूं कि आप रियल बेस जो आपने एक्सपीरियंस किया उसके आधार पे इसको प्रिपेयर करें. दिस वे इट विल बिकम इजी टू टैकल दोज क्वेश्चंस, और वो इंप्रेसिव लगेगा ना, उनको ये नहीं लगेगा कि आपने उसे रटा हुआ है. व्हाई शुड वी हायर यू में आप अपने वर्क एक्सपीरियंस को मेंशन कर सकते हैं, अपने रेलिवेंट क्वालिफिकेशंस को मेंशन कर सकते हैं. जिस फील्ड के लिए आप, जिस डोमेन के लिए आप गए हैं, उस अगर आपका उसमें कोई एक्सपीरियंस आप उसको मेंशन कर सकते हैं. इवन अगर आप फ्रेशर हैं तो आपने स्कूल कॉलेज के दौरान जो बहुत सारी एक्टिविटीज की थी, देखें आप उसमें से कुछ रेलिवेंट है तो आप उसका भी आंसर उसमें ऐड कर सकते हैं. जब भी आप अपनी प्रीवियस कंपनी के बारे में बताएं तो कभी भी नेगेटिव ना बताएं कि लाइक यहां पे ये प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम थी. पॉजिटिव रखें उसको. आप बता सकते हैं कि आपको ज्यादा सीखने की इच्छा है, वहां पे आप उतना ग्रो नहीं कर पाते अपने स्किल्स को, आप ज्यादा आप और ज्यादा सीखना चाहते हैं, अपने स्किल्स को बढ़ाना चाहते हैं, आप इसलिए यहाँ पे आए हैं. आई होप जितने भी सवाल थे आपके, मैंने उसके सफिशिएंट आंसर दिए. जो भी गिवन टाइम फ्रेम था, मैंने उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देने की कोशिश की है. और आप मेरे इस स्ट्रेटेजीज को, इन एडवाइस को फॉलो कर सकते हैं, जिससे आपकी इंग्लिश बखूबी इंप्रूव होगी. इसके अलावा अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके हमें बताएं. अगली बार हम इसका और डिटेल में आपको जवाब देंगे. क्या सारी स्किल्स होने के बाद भी सिर्फ आपकी पुअर कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से लोग आपको अनएजुकेटेड समझते हैं? अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए आज ही ज्वाइन करें जोश टॉक्स का इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, जो देता है आपको एक सेफ माहौल जहां आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग असली लोगों के साथ इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो, जो आपको बनाता है एक कॉन्फिडेंट स्पीकर. Download Josh Talks English Speaking app today and change your personality.